नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 22 अक्टूबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का सेशन। आज द हिंदू में एक ही आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए जो यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से कोई आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि कल से 2 आर्टिकल थे, उससे पहले भी एक आर्टिकल था, और जो आर्टिकल है उसका नाम है पोथोल्स ऑन द डिजिटल सिस्टम सुपर हाईवे। इस आर्टिकल कंटेस्ट है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज हर जगह डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है विश्व में, जिसमें इंडिया द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है डिजिटली पेमेंट को, जिससे आज बाकी अन्य मेथड्स मोड्स पेमेंट के डिजिटल पेमेंट के सामने कम होते जा रहे हैं। यह डिजिटल पेमेंट एक फास्टर सिस्टम है पेमेंट करने का, जिसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट को यूज़ में लाया जाता है, जिसके द्वारा एक बैंक से अन्य बैंक में मनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है आसानी से। इस डिजिटल पेमेंट से आज हर एक पर्सन को बेनिफिट प्राप्त हो रहे हैं, टाइम का सेव होना, कुछ ऑफर्स को अवेल करना आज वर्ल्ड में, और जिसके द्वारा ही आज अपने लोन्स को भी पे ऑफ किया जा रहा है। यह डिजिटल पेमेंट एकदम सरल वे से ट्रांजैक्शन के लिए आज यूज़ में लाई जा रही है। आज इस डिजिटल पेमेंट को ग्रो करने के लिए सपोर्ट किया जा रहा है बैंक्स द्वारा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ द्वारा और अन्य कंपनीज़ द्वारा, और इसका यूज़ ना काफ़ी बड़े स्केल पे आज की डेट में किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट्स का। आगे बोला जाता है कि भारत में इस डिजिटल पेमेंट को लाने में काफ़ी लंबा समय लगा, क्योंकि पास में टेक्नोलॉजी का बेटर ना होना और इकोनॉमी का ना होना इस डिजिटल पेमेंट को लीड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, और जो भारत के पेमेंट सिस्टम में आज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पास्ट में बड़ी वैल्यू पेमेंट्स के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स को यूज़ में लाया जाता था। आरटीजीएस को लॉन्च किया गया था आरबीआई द्वारा 2005 में। इस लार्ज वैल्यू पेमेंट्स जो स्टॉक ट्रेडिंग, गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेडिंग और अन्य कस्टमर पेमेंट्स को कवर अप किया जाता था, जिसमें आरटीजीएस के थ्रू इस आरटीजीएस के द्वारा ही सारी सेटलमेंट की जाती थी, जिसके थ्रू उन रिस्क थ्रेट्स को कम किया जाता था और इन पेमेंट्स पर से सिक्योरिटी रिस्क को भी कम करते थे, और स्कैम्स को भी जो पास्ट में एक हर्षद मेहता द्वारा स्कैम किया गया था। इस आरटीजीएस की द्वारा ही एक पर्सन का टाइम को सेव कर लिया जाता था जो टाइम सेटलमेंट में लगता था। फिर जाकर आरबीआई द्वारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को लाया गया, जिससे सभी रिटेल पेमेंट्स को सपोर्ट किया जाने लगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स द्वारा। और उसी समय में जब आरटीजीएस का यूज़ किया जा रहा था, आज हर एक कंट्री में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की सर्विस अवेलेबल है, लेकिन आरटीजीएस का इस्तेमाल कम यूज़ हुआ है, जिसके लिए भारत द्वारा फिर से आरटीजीएस को यूज़ में लाया जाएगा। इस दिसंबर से वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज़ द्वारा इस आरटीजीएस को अभी इस्तेमाल में किया जाता है। पास्ट में आरबीआई द्वारा पेमेंट्स के लिए काफ़ी चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे बहुत से चेंजेस आए कॉर्पोरेट और कैपिटल मार्केट्स की ट्रांजैक्शन में। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर बॉन्ड शेयर्स को सेल और परचेज किया जाता है एक बायर और सेलर द्वारा। आज सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा आज T+1 सेटलमेंट को लाने के लिए विचार किया जा रहा है। T+1 सेटलमेंट वो सेटलमेंट होगी, इस सिस्टम के द्वारा ट्रेड्स को सेटल किया जा सकेगा 2 दिन के अंदर अंदर, जिससे अगर एक पर्सन द्वारा शेयर को परचेज़ किया जा रहा है आज, तो वह उसके डीमेट अकाउंट में डिपॉजिटेड होंगे और वो अगले दिन उसने सेल कर सकता है इसके द्वारा। इस T+1 सेटलमेंट को इस पेमेंट सिस्टम से लाने के लिए बात बोली जा रही है, जिससे ऐसा करने से भारत की मार्केट में इंटरनेशनल कैपिटल को अट्रैक्ट किया जा सकेगा और भारत की फाइनेंशियल मार्केट का साइज़ इंक्रीज होगा। भारत के पेमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन दी जा सकेगी, जिससे रिटेल पेमेंट्स को सेटल किया जा सकेगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अगर सेटअप किया जाए, जिससे सभी पेमेंट्स मेथड्स को इसी के अंतर्गत चलाया जाता है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 10 लीडिंग बैंक्स द्वारा बनाया गया था आरबीआई के द्वारा 2009 में। इन सभी रिटेल पेमेंट्स को ईजिली वे से ट्रांजैक्शन करने के लिए इस पेमेंट सिस्टम के लिए आरबीआई द्वारा इस पर वर्क किया जा रहा था 2005 से ही, और इस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत कम जाना गया है अभी तक, जिसके लिए कार्य 2004 से ही शुरू किए गए थे 4 मेंबर्स की टीम के द्वारा, जिनके द्वारा विजिट किया गया था इस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। वे रिक्स बैंक गए थे, जो सेंट्रल बैंक है स्वीडन का। इस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए जिनके द्वारा बैंक्रप्टी सेंट्रलियन में भी विजिटेड किया गया था, जो स्वीडन का एक क्लियरिंग सिस्टम है,
जिसके द्वारा इस सिस्टम द्वारा स्वीडन के सभी बैंक्स कनेक्टेड हैं पेमेंट्स को रिसीव करने में अकाउंट्स में। इस क्लियरिंग सिस्टम बैंक रूट को ही लीड किया जाता है स्वीडन बैंक्स द्वारा, जो एक अनप्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए कार्य नहीं करती। इस क्लियरिंग सिस्टम को रन किया जाता है 8 स्वीडिश बैंक्स द्वारा, जिनके द्वारा रिटेल पेमेंट्स, रिटेल सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जाता है। और यही सेम मॉडल को भारत में लाया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से, जो डायरेक्टली सेम लिंकेज है स्वीडन के ही पूरे मॉडल से। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते समय जिससे डिजिटल पेमेंट को अवेल किया जा सकेगा ईजिली, जो आज हम यूज़ करते हैं, जिसके लिए सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ को सामने लाया गया था आरबीआई गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी द्वारा, जिनके द्वारा पॉलिसीज़ को बनाया गया जिनसे डिजिटल पेमेंट्स को इंक्रीज़ किया जा सके और एक कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके साथ कोई थ्रेट ना हो, वो सब पॉलिसीज़ को लाया गया था। बाद में इस कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए आरबीआई के मेंबर्स और आउटसाइड मेंबर्स इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा कार्य किए गए थे, जिससे एनपीसीआई को बनाया गया था। आगे बोला जाता है कि आज डिजिटल पेमेंट को एक करेंसी नोट्स की तरह इजी और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसे हम कभी कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। इस डिजिटल पेमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया गया था आरबीआई और गवर्नमेंट द्वारा, जिनके द्वारा बिना किसी प्रॉफिट्स के लिए इस डिजिटल पेमेंट को बनाया गया, जिसे स्टॉक मार्केट में यूज़ में लाया गया है। अभी एनपीसीआई आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा जो इंटरनेशनल लेवल्स पर अन्य कंट्रीज़ के डिजिटल पेमेंट्स को मेथड्स को भी कम्पीट कर सकता है। इस एनपीसीआई द्वारा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लाया गया, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज को लाया गया। सेंट्रल बैंक्स द्वारा आज इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिन्हें अन्य कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक के द्वारा। आज जिन बैंक्स में इंटरनेशनल पेमेंट्स की जाती है, जिनके द्वारा आज एनपीसीआई मॉडल को यूज़ में लाया जा रहा है। इस एनपीसीआई ने पिछले 10 सालों में अभी तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है भारत के डिजिटल पेमेंट्स में, और भारत का यह एक रियल इंडिजीनियस कॉरपोरेशन है। आगे बोला जाता है कि पास में कई बार इस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को चेंज करने की बात कही गई, जो अभी प्रॉफिट के लिए कार्य नहीं करता, जिसे प्रॉफिट के लिए कार्य करने वाले कॉर्पोरेशन में चेंज करने के प्रपोजल को लाया गया, जिससे इस एनपीसीआई का यूज़ हो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ब्रेक ना किया जा सके इन फ्यूचर में, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है, अगर कोई ऐसा मॉडल आता है तो। लेकिन ऐसा करने से कंज्यूमर के सरप्लस में काफ़ी कमी आएगी और अन्य प्लेसेस पर भी। इसके लिए आज आरबीआई को आरटीजीएस को प्रोवाइड कराना चाहिए, जिसका फ्रीली यूज़ हो, और अन्य अदर प्रोडक्ट्स को फ्री में यूज़ कराना चाहिए, जिससे एनपीसीआई को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन मिले फाइनेंशियली में। और रिटेल पेमेंट सर्विसेज के प्राइस को कम कर देना चाहिए, या तो आरबीआई या तो फिर गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा इस एनपीसीआई को यूज़ में लाए। मीन जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यूपीआई और रुपए, और ऐसा करने से हो सकता है कि इस पेमेंट सिस्टम को इंक्रीज़ किया जा सकेगा, इस पेमेंट सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा सकेगा रूरल एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ और बैंक्स के साथ मिलकर। भारत के 2020 और 2020-21 के बजट में गवर्नमेंट द्वारा ज़ीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लॉन्च किया गया। ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह रेट होता है, मीन्स एक तरीके का फीस चार्ज होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन कोई पेमेंट कर रहे हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से, और जो बैंक द्वारा जो फीस लगाई जाती है, जो चार्जेस लगाए जाते हैं 1 से लेकर 3% तक, उसे गवर्नमेंट ने अभी जीरो कर दिया है। जो रेट एक मर्चेंट द्वारा पे किया जाता है स्कीम प्रोवाइडर, जैसे कि रुपए और यूपीआई को यूज़ करते समय, ये दोनों ही एनपीसीआई द्वारा बनाए गए हैं। ये डिजिटल सिस्टम जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिससे कस्टमर और मर्चेंट्स दोनों को बेनिफिट मिल रहा है यार। आगे बोला जाता है एक डिपॉजिटर द्वारा 3% नेट इंटरेस्ट रेट को पे किया जाता है एक बैंक के, जो काफ़ी डिफरेंस सेविंग्स और रिस्क फ्री बॉन्ड रेट में डिफरेंस पैदा कर देता है। लेकिन इस यूपीआई रुपए को यूज़ में लाने से एक पर्सन का 3% इंटरेस्ट रेट बच जाता है। एक बैंक द्वारा उस 3% रेट को करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिटेड किया जाता है। अगर वो पेमेंट करता है किसी बैंक के थ्रू, तो उसे 3% चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसके बदले में एक बैंक द्वारा कोई भी पेमेंट सर्विसेज नहीं दी जाती है, जिसके लिए एक पर्सन द्वारा 3% चार्जेस दिए जाते हैं। आगे बोला जाता है लेकिन गवर्नमेंट ने सभी डिजिटल पेमेंट्स पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं कराया अभी तक, सिर्फ यूपीआई और रुपए पे कराया, जिससे कई बैंक्स द्वारा, वीज़ा, मास्टर कार्ड द्वारा
मॉनेटरी मींस की उस चार्जेस को प्राप्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर को इस फ़ी को पे करना पड़ता है बैंक्स के द्वारा, जिसकी वजह से आज कोई बेटर बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं इन डिजिटल पेमेंट्स के होते हुए भी, क्योंकि अभी भी एक पर्सन द्वारा फ़ी तो पे ही की जा रही है। लेकिन वर्ल्ड की यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स द्वारा इस मर्चेंट डिस्काउंट रेट को, फीस को, उस फीस को बंद कर दिया गया है, जिससे कंज्यूमर से कोई फीस चार्जेस न की जाए अगर वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है किसी भी बैंक्स द्वारा। लेकिन अभी भी कई बैंक्स इतने सारे हैं जो अपने उनका अगर डेबिट कार्ड, अगर आप उनके कोई क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ लेते हैं तो आपको वो चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 पे करा है, उससे बल्कि गवर्नमेंट को सभी पे कर देना चाहिए बंद। इसके लिए भारत को अभी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे डिजिटल पेमेंट को बनाया जाए, जिसके लिए एनपीसीआई को पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे एनपीसीआई को कोई और टक्कर ना दे पाए अच्छे से। अंत में बोला जाता है कि आज इन डिजिटल पेमेंट्स प्रोडक्ट यूपीआई रुपए की प्राइसिंग तब होनी चाहिए जब एक प्रोड्यूसर के पास कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और एक कंज्यूमर के पास कितना ज़्यादा सरप्लस है, कि उस फी से उसे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा और कितना लॉस होगा। इन सब को देख के, जिसके लिए कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस डेटा को यूज़ में लाना चाहिए, आज एक फैक्टर की नीड है जिसके द्वारा इस अनुमान को लगाया जा सके। देखो, जब एक पर्सन जब पेमेंट करता है तो ठीक है, तो उससे फीस एक पूरी फिक्स नहीं लेनी चाहिए। ऐसा कोई मेथड हो जिससे पता लगे कि हाँ उसके पास कितना सरप्लस है, इससे उसे कितना लॉस होगा। जो फी चार्जेस ऐसी होने चाहिए और जिससे कितना बेनिफिट होगा एक कंज्यूमर को और अगले पर्सनस को। आरबीआई को इन सब इश्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए और एक एमडीआर को, मर्चेंट रेट को बनाना चाहिए, जिससे कम से कम पेनल्टीज़ को लगाया जा सके उस रेट को जो कस्टमर पर लग जाता है अगर वह कोई पेमेंट नहीं कर पाता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम से आज एक नेशन को ग्रो किया जा रहा है, लेकिन जिसमें आज एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहिए। इस डिजिटल सिस्टम का स्ट्रेंथन करने के लिए शायद अभी बहुत ज़्यादा मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट या फिर आरबीआई को, जिसमें उन फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को भी ध्यान में रखा जाए, जिससे एक कंज्यूमर को भी लॉस ना हो और इन कंपनीज़ को भी लॉस ना हो। और ये था गाइस आज का हमारा द हिंदू अनाउंसमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।